बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे जी आज हम खबर से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल समेत दीगर मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानतें जो हैं उनको मंजूर कर लिया गया है। जमानतों को 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की जो दरखास्त की जमानत की वो गैर मौसर करार दे दी गई है। इसके अलावा आपको बताएं कि पीटीआई के जो रहनुमा जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, पार्टी से ताल्लुकी का, और कुछ लोगों ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है जेल में और उनको भी कायल करने की कोशिश की है कि उनके लिए भी यही बेहतर होगा कि फिलहाल वो पीटीआई को जो है वो खैर बात कह दें। क्या नतीजा निकला है ये तो भी सामने नहीं आया। बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने उसके बाद जो है वो गुफ्तगू भी की है। इमरान खान साहब की जो ऑफर है मुज़ाकरात के हवाले से वो अपनी जगह पर बरकरार है। वो कहते हैं कि मुल्क की खातिर हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत जो है वो उन्होंने दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाने का ऐलान किया और कहा है कि पीटीआई को भी जो है वो इसमें शिरकत की दावत दी जाएगी। खान साहब ने तरदीद की है खबरों की, क्योंकि इस तरह की खबरें उड़ रही थी कि आरिफ अलवी साहब के साथ कुछ नाराजी का इजहार जो है वो खान साहब ने किया है, क्योंकि उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं समरी के ऊपर। लेकिन खान साहब ये कहते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, अगर सदर साहब ना भी दस्तखत करते तो वो मंजूर हो ही जाएंगे। तो नाराजी की खबरों की तरदीद जो है वो उनकी तरफ से की गई है। फिर बात करेंगे जी हम ऑडियो लीक्स कमीशन केस के हवाले से। इंक्वायरी कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज जो है वो उठा दिया है। फिर शेख रशीद साहब ने एक वीडियो जारी की है जिनके घर में धावा बोला गया, किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, इसके ऊपर भी जी हम करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत? आगाज करेंगे हम 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और दीगर जो मुकदमात हैं जिनमें खान साहब को आज जमानतें जो हैं वो मंजूर हुई हैं, तो एक और रिलीफ खान साहब के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। वो कहते हैं कि कभी अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। हम चाइना छोड़ के भागे, पता चला यहाँ से हमारी जो एंकर हैं वो फरार हो गई हैं इस्लामाबाद। एनीवे, गुड टू सी यू ऑन स्क्रीन और हमारी दुआ है कि आप जल्दी से वापस आ जाएं। देखिए, गुजारिश ये है कि ये ज़मानतों वाले के हवाले से तो हम थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक मंजरनामा जो हमारे सामने है उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब पार्टी की लीडरशिप जो है ना वो बिखरती है तो फिर उसके बाद पार्टी का जो हाल होता है उसकी हमने माजी में भी कई मिसालें देखी हैं। मैं उस हवाले से थोड़ा सा रिकॉल करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त देंगी। देखिए, आपको याद होगा कि 1997 के इलेक्शन में टोटल सीटें थी 217 और मुस्लिम लीग नून ने ली थी उसमें से 135 सीटें। उसके बाद फिर आपको याद है कि वो जो कू हुआ था उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब चले गए थे जलावतनी में सऊदी अरेबिया। उसके बाद जो अगला इलेक्शन हुआ 2002 में, उसमें टोटल सीटें थी 342, उसमें सिर्फ नून लीग के हिस्से में आई थी 19 सीटें, जबकि इस नून लीग को छोड़ के जो काफ लीग में गए थे उनकी सीटें थी 105। ये मैंने मंजरनामा इसलिए बयान किया है कि ताकि मैं अब जो कहूँ वो आपको और हमारे नाज़रीन को आसानी से समझ आ जाए। देखिए, इस वक्त जो पीटीआई की हालत है वो बहुत गुनागू या जिसको कहते हैं कि इंतशार ज़्यादा पार्टी की क़यादत है। लोग जिस रफ्तार से छोड़ के जा रहे हैं और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उसके लिए उसने बहुत सारे सवालिया निशान उठा दिए हैं। मेरे ख्याल से कोई भी काबिल ज़िक्र रहनुमा जिन्हें आइज एंड ईयर समझा जाता था इमरान खान साहब का, वो अब उनके साथ नहीं है। चाहे वो उनके वो माहरीन थे जिसके ऊपर वो फ़ख्र से कहा करते थे कि हम इसको रियासत मदीना बना देंगे, चाहे वो उसमें वो लोग शामिल थे जो कहते थे कि ये अवतार है, ये बंदा पाकिस्तान में क्या आ गया, अब हर चीज़ ठीक हो जाएगी, चाहे वो इमरान खान साहब का वो एक पेज मंत्रा था, अगर आपको याद हो, यही फ़ौज जिसको आज सुबह से शाम तक दुश्मन तराजी का निशाना बनाया जाता है, यही फ़ौज 4 साल तक उनकी मन भाता, उनकी लीडरशिप, उनके मोहब्बत की बाहों में घिरी रहती थी। लेकिन आज जो कुछ हमारे सामने है वो ये है कि पार्टी छोड़ने वाले लोग अब पार्टी के अंदर बाकी मानदा लोगों को भी पार्टी छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं। आज की सूरत हाल आप देख लीजिए। फवाद चौधरी साहब जो हैं, उनके साथ आमिर कियानी साहब भी थे, उनके साथ मौलवी महमूद साहब भी थे। ये लोग जो हैं ये मनाने गए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को, जेल में मुलाकात हुई है उनकी कि आप भी पार्टी छोड़ दें और हमारे साथ आ जाएं। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे लोग अगर इकट्ठे होंगे तो फिर जाएंगे कहाँ? तो दूसरा मंजरनामा हमारे सामने ये है कि ये पता चला है कि कुरैशी साहब ने कहा कि वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं या फिर कोई बात बनी नहीं? देखिए, बात अभी फौरी तौर पर तो उस नतीजा सामने नहीं आया है, लेकिन ख्याल यही है जिस तरीके से हर एक आदमी जो है वो छोड़ के जा रहा है। वो जो गाने गाया करते थे इब्रारुल हक साहब, आपको अच्छी तरह से याद है कि इमरान खान के हवाले से उन्होंने 3-4 गाने बनाए हुए थे। वो आंखों के ऊपर हाथ रख के रोने की एक्टिंग करते हैं और पता लगता है कि बड़ा जुल्म हो गया उनका जो उन्होंने वक्त ज़ाया किया पार्टी के अंदर। बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा।
देखिए गुजारिश ये है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं, जिनको कुर्बान कर दिया गया था इमरान खान साहब के ऊपर, उनको नाअहल होने से बचाने के लिए, और इनको नाअहल कर दिया गया था, वो अब बहुत ज्यादा सरगर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। लाहौर के अंदर उनकी बेपनाह बुखारी साहब, आप बनी गाला वाले केस का रेफरेंस तो नहीं दे रहा है कि तब उनकी कुर्बानी हुई थी, क्योंकि इस बारे में हम जिक्र कर चुके हैं पहले भी प्रोग्राम। जी जी, मैं अर्ज करूँ ना कि जब अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में केस था जिसमें नाअहल हुए थे नवाज शरीफ साहब, साकिब निसार साहब के होते हुए, उसी के अंदर जहांगीर तरीन साहब को नाअहल इसलिए कर दिया गया था कि सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देना था इमरान खान साहब को। हरचंद के वो साहब फरमाते हैं कि मैंने उन्हें मुकम्मल तौर पर तो सर्टिफिकेट नहीं दिया था सादिक और अमीन का, कोई उनसे पूछे हो भले आदमी, ये किस्तवार क्या होता है सर्टिफिकेट सादिक और अमीन का, या आप सादिक हैं या आप अमीन हैं या नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये जो इस्तिलाह है ये सिर्फ एक ही ज़ात के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, और वो है हमारे आखिरुज़्ज़मान नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहने का मतलब ये है कि इस किस्म के बुखार जो चढ़ाए गए थे, उसके बाद जो नतीजा निकला वो हमारे सामने है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी, जो मैं आपके सवाल के ऊपर आ रहा हूं, लेकिन सवाल से पहले मैं थोड़ा सा ये मंजरनामा जो है अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आसिफ जरदारी साहब लाहौर पहुंच चुके हैं और उन्होंने मुलाकातों के सिलसिले जो है वो शुरू कर दिए हैं। जो मैंने पहले कहा था कि जैसे जहांगीर तरीन साहब मुलाकातें कर रहे हैं, उसमें फिरदौस आशिक अवान साहबा भी आज उनसे मिली हैं, और उन्होंने जो बयानात जारी किए हैं इमरान खान के बारे में, वो मेरे ख्याल से मैं यहाँ ना ही दोहराऊँ तो बेहतर है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि काफ लीग जो है वो भी सरगर्म अमल है। आपने देखा कि तनवीर इलियास साहब जो साबिक़ा आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस वक्त चौधरी सरवर के साथ लाहौर के लिए रवाना हुए थे इस्लामाबाद से। हमारे प्रोग्राम होने तक मेरे ख्याल से वो भी ऐलान कर देंगे कि जनाब मैं भी काफ लीग में शामिल हो रहा हूँ। अब सूरत हाल ये है कि मैंने जो कहा था उसकी तरफ फिर पलटते हैं वापस के, जो लोग पीटीआई को छोड़ चुके हैं इनका अंजाम क्या होगा। इनकी पहली पनाहगाह तो यकीनी तौर पर जहांगीर तरीन होंगे, जो पार्टी में पहले भी रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जहांगीर तरीन साहब की वसातत से, उनकी कोशिशों से ही शामिल हुए थे पीटीआई में। वो सारे इलेक्टेबल जो अब छोड़ चुके हैं, जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सारे उनकी जानिब रुख कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तीनों बड़ी पार्टियाँ, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान नून लीग और यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी, उन्होंने बाकायदा तौर पर उनको दावत दी है शामिल करने की। सईद गनी साहब रिकॉर्ड के ऊपर हैं, 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो कह चुके हैं कि हमारे दरवाजे जो हैं वो पीटीआई के लोगों के लिए खुले हैं। इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब सिराजुल हक साहब कह चुके हैं कि जनाब हम वेलकम करेंगे उन तमाम लोगों को जो तरीके इंसाफ छोड़ के हम में शामिल होंगे। अलबत्ता नून लीग का थोड़ा सा मोहतात रवैया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ज़्यादा गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन जितनी गुंजाइश हमारे पास है हम कोशिश करेंगे कि उसके मुताबिक अकोमोडेट लोगों को किया जाए। अब जनाब मैं आ जाता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो आपके सवाल की यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जो लोग मुख्तलिफ पार्टीज को ज्वाइन करेंगे, इनका वोट बैंक भी इनके साथ जा रहा है, क्योंकि खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं और असद उमर साहब का बयान भी यकीनन आपको आपके इल्म में आया होगा कि उन्होंने कहा कोई भी पार्टी छोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। खान साहब ने कहा कि वो किसी को भी खड़ा कर देंगे, वो जीत जाएगा। तो उनका ये ख्याल है कि उनका जो वोटर है वो वोट खान के नाम पे देता है, इमरान खान के नाम पे देता है। तो ये जो लोग मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं, इनका वोट बैंक इनके साथ जा रहा है या नहीं? पहली बात तो ये है कि खान साहब का वोट बैंक कभी था ही नहीं। 2018 का इलेक्शन उनको जिताया था किसने, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ना आरटीएस बंद होता, ना रिजल्ट 3-3 दिन तक डिले किए जाते, ना पॉलिटिकल एजेंडों को पोलिंग स्टेशनों से बाहर निकाला जाता, वगैरह वगैरह। ये लंबी तफसील है। अब तो मेरे ख्याल से इसमें कोई इबहाम भी नहीं है। सब मान गए हैं कि किसने 2018 में उनको मसनद वज़ीर आलम तक या मसनद इक़्तिदार तक पहुँचाया था। हैविंग सेड दैट, देखिए इलेक्टेबल्स जो है ना वो उनके ओरिजिनल लोग नहीं थे, वो दूसरी पार्टियों को छोड़ के आए थे, अब उसी तरह से उडारी मार के वापस जा रहे हैं। तो अगर कोई उनका वोट बैंक था जो पीटीआई में शामिल हुआ, वो वोट बैंक भी उनके साथ ही ट्रैवल करेगा, वो भी साथ ही उड़ान भरता है। एक और बात कि खान साहब को ये बात याद रखनी चाहिए कि जिस तरीके से उनकी पार्टी तश्कील पाई थी, उसी रफ्तार बल्कि उससे ज़्यादा रफ्तार के साथ वो पार्टी जो है वो अब तितर बितर हो रही है। खान साहब जितने मर्जी कॉन्फिडेंस के बयान देने की कोशिश करें, उनके हर बयान में उनकी वीकनेस जो है वो साबित होती जा रही है। अब आ जाए जनाब, आपका जो ओरिजिनल सवाल था, मैंने इतनी लंबी चौड़ी तकरीर कर दी है, लेकिन ये नाज़रीन के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। 190 मिलियन पाउंड केस के बारे में ज़मानतों का तो खैर जुम्मा बाजार बड़ी देर से लगा हुआ है। हरचंद के वो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो हमें कहते हैं कि जी ज़मानत तो
हक है, मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि इससे पहले भी कभी जुमा बाजार लगा है किसी लीडर के लिए जमानतों का? क्योंकि तारीखें तो भुगती हैं जरदारी साहब ने भी, नवाज शरीफ ने भी, शहबाज शरीफ ने भी, हमजा ने भी, मरियम ने भी, तो इस तरह का जुमा बाजार इससे पहले कभी नहीं लगा। हैविंग सेड दैट, ये केस के बारे में इरफान कादर साहब जो है, उनके 2 जुमले में अर्ज कर देता हूँ, आपको सारा केस समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा पहली बात तो ये है कि किस खाते में सुप्रीम कोर्ट ने ये पैसे अपने पास रखे, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या उन्होंने जायजा लिया कि ये पैसे आए कैसे हैं और ये जाने कहाँ थे? नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम जो है, उसने ये पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के खाते में यानी वसूल करके रियासत पाकिस्तान के पास भेजे थे कि हुकूमत को दे दें, वो अपने पास इसको रखे। ठीक है। लेकिन जो हशर उनका हुआ, वो कहते हैं कि ये 2 मिनट का केस है। अगर दुनिया की किसी अदालत में इस केस को लगाया जाए तो इसके लिए 2 मिनट चाहिए फैसला करने में। ये इतना ओपन एंड शट केस है, लिहाजा एस्पर्शंस हैं बहुत सीरियस इसमें, उस वक्त के चीफ जस्टिस के ऊपर भी और आज भी जो खामोशी यानी छाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो यानी चीफ जस्टिस समेत उनके साथी हैं, उनको इसके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए, गिरफ्तारी तो इमरान खान साहब की रोक दी गई है 6 मुकदमात में, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी हिदायत कर दी गई है कि किबला आपने तफ्तीश में भी शामिल होना है और हर तारीख के ऊपर आपने आना भी है। उनकी बेगम साहबा की जान अलबत्ता बच गई है, उनको आज जमानत इसलिए नहीं दी गई कि उन्होंने तफ्तीशी से जब पूछा कि जी आपको इन्हें गिरफ्तार करना है, तो उसने कहा जी मुझे तो इनको गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक ज़रूरत नहीं है, इसके लिए उनकी दरख्वास्त जो थी वो तो फारग हो गई। ठीक है। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि उनके साथ ये रियायत की गई है, और ना ही इसका मतलब ये है कि उनको कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। शवाहद आएंगे सामने तो यकीनी तौर पर ये बात जो है वो बहुत आगे बढ़ेगी। एक और बात जिसका तस्करा बहुत जरूरी है वो ये है कि जनाब इमरान खान साहब ये फरमाते हैं, नहीं टला है। खान साहब का जो खदशा बहुत पहले से ही मौजूद है कि बुशरा बीबी को जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ये गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है, अभी के लिए कहा गया है। अच्छा, खान साहब की बिल्कुल ऑफर है जी मुज़ाकरात की, उसके हवाले से भी हमें बात करनी है, मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे। छोटे से ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से दोबारा आगाज होगा, साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। खान साहब की पीटीआई और पीटीआई का इस वक्त जो हालात हैं उससे लग नहीं रहा कि ये पार्टी जो है, ऐसा लग रहा है कि मजीद और बहुत सारे नाम जो हैं वो इससे अलग हो सकते हैं। खैर, खान साहब ने अपनी एक तकरीर में ये भी कहा था कि आप लीजिए सुकून से 2-3 हफ्ते लीजिए और जितने लोगों को आपने पार्टी से तोड़ना है तोड़ लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर उनकी वही वाली डिमांड जो है वो वापस आ गई कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो करा दीजिए और फिर देखिएगा वोट बैंक जो है वो पीटीआई का है। वोट बैंक तो पीडीएम का गिरा है, जब भी इलेक्शन होंगे पीटीआई जीतेगी, तो ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कम से कम इस चीज के हवाले से। तो बुखारी साहब, मुज़ाकरात के हवाले से एक बार फिर से जो है वो खान साहब ने बात की, आपको क्या लगता है कितनी देर तक ये सिलसिला चलता रहेगा? खान साहब जो है मुज़ाकरात की बात करेंगे, आगे से उनको जो है वो कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही, लेकिन वही वाली बात जो हम पहले करते होते थे कि जितना बड़ा भी मसला होता है उसका हल निकलता तो बहरहाल बातचीत से ही है। आपको लगता है कि ये अभी इसको मजीद टाइम दिया जाएगा, लेकिन जो है वो बातचीत हो सकती है, बैठकर इस मसले का हल निकल सकता है, या आपको लगता है कि बड़े जो फैसले लेने थे वो लिए जा चुके हैं, अब बातचीत की गुंजाइश मौजूद नहीं है? आशा ये बताइए कि ये उनका बयान सुबह नाश्ते पर था, लंच पर था या शाम के डिनर पर था? क्योंकि तीनों वक्त में उनके किसी एक बयान के ऊपर उनके लिए आज तो वैसे सुबह दोपहर शाम मुज़ाकरात की बात तो कर ही रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल नहीं कर रहे, कभी उन्होंने मुज़ाकरात की बात नहीं की। उन्होंने कहा था मैं इन चोरों डाकुओं के साथ बैठने से ज्यादा बेहतर समझूंगा कि खुदकुशी कर लूं, मैं मर जाऊंगा, इनसे बात नहीं करूंगा। मैं आपकी बात कर रही हूं। अबे सुने ना, ये मजबूरी में मुज़ाकरात की बात करना जो है ये बेमानी बात है, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, अब वो किसी बात पर कायम नहीं रहते। आपने वो जो लॉ मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट नहीं सुना कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर साहब, इनके साथ तो तय हो गई थी डेट कि या अक्टूबर के पहले हफ्ते में करा लें या 30 सितंबर को करा लें इलेक्शन। वो तो अप्रूवल लेने गए थे कि इन दोनों में से कौन सी डेट चाहिए उनको। खान साहब फिर दुम पे खड़े हो गए, तो मतलब कहने गए इनके साथ मुज़ाकरात कौन करेगा? आप देखें, प्राइम मिनिस्टर ने कहा इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, मौलाना फजल रहमान ने कहा इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वो जो उनकी मन भाती जो वो एक पेज मंत्रा थी, उन्होंने भी कहा वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू जनाब, यू आर ऑन योर ओन। ये सारा कुछ देखने के बाद अब खान साहब लाख कहें मुज़ाकरात, अब पता वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं तो हमेशा से मुज़ाकरात की बात करता था। आप मुझे बताइए, 4 साल तक अपोजिशन इनकी दौरे हुकूमत में कहती रही कि आप मिसाक जमहूरियत कर लें,
आप मिसा के मईशत कर लें। ये जिस नफरत से उनकी तरफ देखते और जो तबसरा फरमाते थे वो आज तक आपको भी याद है, मुझे भी याद है। असल मामला ये है कि उनका जो एजेंडा है असल, वो चूंकि अब एक्सपोज हो गया है। देखिए मैं मुख्तसरन यहाँ बता रहा हूँ, तफसील के लिए पूरा प्रोग्राम चाहिए। एजेंडा ये था कि ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ इलेक्ट करवाए जाएंगे, मेरे एक एक लफ्ज़ पे गौर कीजिए। उसके बाद ये रेफरेंडम कराएंगे और सदर बन जाएंगे। ये सदर बनने का एजेंडा जो है बहुत सारी और चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ था कि किस जस्टिस को 3 साल की एक्सटेंशन मिलेगी, कौन आर्मी चीफ बनेगा, वगैरह वगैरह। ये सारा हो गया अब एक्सपोज। इसलिए ना तो एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करने में इंटरेस्टेड है और ना ही हुकूमत उनसे बात करने में इंटरेस्टेड है। सारा जोर जो है वो इस बात पर लगाया जा रहा है कि हाय अल्लाह कोई तरीका निकालें, इलेक्शन हो जाए। खान साहब होने तो हैं इलेक्शन, लग आपको पता जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत क्या होती है और वोट बैंक किसको कहते हैं। मैं शुरू में मिसाल दे चुका हूँ कि नून लीग जैसी जमात जो समझती थी कि पंजाब उसका गढ़ है, जब उसकी लीडरशिप जो है जलावतन हुई थी तो क्या हुआ था। और आपने देखा ज़िमनी इलेक्शन में, चूँकि नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं इसलिए इनका क्या असर हुआ वो आपके सामने है। ये जो सियासत और जमहूरियत है ना। अच्छा बुखारी साहब मुझे एक तो ये बताइएगा कि क्या खान साहब के फेट के हवाले से फैसला हो चुका है, और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जब इतनी बड़ी पार्टी जो है वो इस तरह से टुकड़े होकर बिखरते हैं तो यकीनन एक पॉलिटिकल इम्बैलेंस जो है वो आ जाता है। फवाद चौधरी साहब ने एक बात की है, वैसे तो ठीक है बहुत सारी बातें करते हैं, पीटीआई वो छोड़ चुके हैं, अब उनकी बात क्या करनी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की है वो यही कि पीडीएम को आप इस तरह से खुला जो है वो नहीं छोड़ सकते। यकीनन बैलेंस तभी बरकरार रहता है जब हुकूमत को ऑपोजिशन सामने बैठी हो उनकी गलतियों की तस्दीक करने के लिए। तो इस वक्त क्या आपको लग रहा है, क्या नजर आ रहा है कि कोई ऑपोजिशन जो है वो मौजूद नहीं है, तो यकीनन पॉलिटिकल बैलेंस तो बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। आपको लगता है कि ये इसको किस तरह से ठीक किया जाएगा, क्या होगा आगे चल के? पहली बात तो यह है कि उनकी फेट क्या होगी इसके ऊपर कोई फतवा मैं जारी नहीं कर सकता। मुझे तो बस सिर्फ एक कुरान करीम की आयत जो है उसका तर्जमा मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील कर देता है। और अरूज और जवाल दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये वही खान साहब थे जो एक दहशत की अलामत थे, कोई खुल के इनके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं था। और आज मुझे बता दें कौन सी ज़बान है जो चुप है और इनके बारे में नहीं हो रहा। ये दुनिया जहान को सबक देते थे कि आज़ादी राय जो है उसकी खुली छुट्टी होनी चाहिए। इनके अपने दौर में जर्नलिस्टों के साथ क्या क्या हुआ था, क्या आपको याद नहीं है या मेरे याद दिलाने की ज़रूरत है? क्या गोलियां नहीं चली थी जर्नलिस्टों के ऊपर? अबसार आलम का नाम किसको मालूम नहीं है? क्या हामिद मीर के ऊपर गोली नहीं चली थी? एक नहीं, मैं दर्जनों मिसालें आपको दे सकता हूँ। आज वो ऐसे हाथ साफ करके हाथ धो के एक तरफ खड़े हो गए हैं। असल में फ़र्क इससे पड़ता है कि आप तारीख़ के किस मोड़ पर किस तरफ खड़े हैं। मिस्टर इमरान खान टुडे इज स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। आप देखिए, ना ही तो अल्लाह के हजूर में मुहसिन कुशी की कोई गुंजाइश है कि वो कहते हैं कि हमेशा उसको याद रखो जिसने तुम पर एहसान किया हो। वो हमने जो मुहसिन कुशी की मिसाल देखी है उसकी भी तफसील में अब जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक बात और हम करना भूल गए हैं, वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के ऊपर बहुत बात हो रही है। अगर आपने देखा हो, खान साहब ने भी फरमा दिया है, तो नीम मार्शला लग गया जी। ये नीम मार्शला कौन कह रहा है? हाँ जो फौज का हाथ में हाथ लेके हरदम एक पेज मंत्रा सिखाता था कौम को, पूरी को हिफज करा दिया था लफ्ज़ उन्होंने। मौसम कैसा है, एक पेज मंत्रा, कहाँ जा रहे हैं, एक पेज मंत्रा, याद है ना आपको? ये आज हमें बता रहे हैं कि हाँ। मुल्क में नीम मार्शला लग गया, सदके जाइए तो। दूसरी बात यह है कि आज़ादी राय अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी में जहाँ ह्यूमन राइट्स की कितनी यानी वैल्यू है आपके सामने है। कौन चढ़ा था वहाँ कैपिटल हिल के मीनार के ऊपर? 18 साल की सज़ा हुई है उसको। वहाँ तो नहीं किसी ने कहा कि ये आज़ादी राय का इजहार था। तो कहने का मतलब ये है कि आज़ादी राय जो है या इजहार राय जो है, इसके भी तरीके और लिमिट्स तय हैं। मादर पिदर आज़ादी किसी के पास नहीं है जी। अच्छा बुखारी साहब, ये जो मुस्लिम लीग काफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है और पीटीआई को एपीसी में शिरकत की दावत देने का फैसला किया, आपको क्या इसकी अहमियत किस तरह से बयान कर सकते हैं आप? आपको क्या लगता है कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है ये? जब भी इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है कि एक बड़ी पार्टी जो है वो टूट फूट का शिकार होती है, तो साइड लाइन्स के ऊपर दूसरी पार्टियां रीएक्टिवेट हो जाती हैं। पहले भी मैंने इसका जिक्र किया था कि वो रीएक्टिवेट हो गई हैं। यकीनी तौर पे उन्होंने एपीसी बुलाई है, और एपीसी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का मतलब ही ये होता है कि तमाम पार्टियां जो आपके साथ हैं वो भी, जो आपके साथ नहीं है वो भी, आप उन्हें बुलाएं।
अब ये बात अभी तय करना बाकी है कि पीटीआई से मुराद उनकी वो लोग हैं जो पीटीआई छोड़ चुके हैं या जो एक नई पार्टी ग्रुप बनने वाली है उनको दावत दे रहे हैं वो, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ तो जो कुछ उन्होंने उनके भाई के साथ करवाया परवेज़ इलाही की सूरत में, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को बुलाने की कोई नीयत या कोई इनिशिएटिव उस तरफ से आएगा। देखते हैं, वक्त जो है वो बहुत बरकरारी से गुजर। जी, शिरकत दावत देने का फैसला जो है वो किया गया, तो आपको क्या लगता है कि चौधरी शुजात जो हैं वो रिकंसिलिएशन की सियासत की तरफ जाना चाह रहे हैं? क्योंकि मकसद इसका यही बताया जा रहा है कि तमाम सियासी जमातों को एक मेज पर बिठाकर बातचीत से मसाइल, मेरे ख्याल में बड़ी बड़ी सेन बात है आजकल के माहौल में, जिस तरह का माहौल है इस वक्त, गुस्सा है, अना है, मसाइल हैं, अपनी अपनी सियासत की पड़ी हुई है, अगर कोई इस तरह का इनिशिएटिव लेता है तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा वाइज कदम होगा। देखिए ये इनिशिएटिव मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था, फिर कह रहा हूँ, जमहूरियत नाम ही मुज़ाकरात का है। ये इट इज़ पॉलिटिक्स इज़ ए गेम ऑफ गिव एंड टेक, और गिव एंड टेक से मुराद ये होती है कि कंप्रोमाइज़ ये आपको करने होते हैं। लेकिन अगर आप कहें मैं खुदकुशी कर लूँगा, मुज़ाकरात नहीं करूँगा इनसे, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, मैं जेल में भर दूँगा, तो अब इसीलिए तो कोई बात करें, मैं वो कहना नहीं चाहता लफ्ज़, लेकिन ये हकीकत है कि अब उनकी मुखालिफ सियासी पार्टियों में कोई उनको मुँह लगाने के लिए तैयार नहीं है, और इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, खुद इमरान खान साहब है। एक बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने, चौधरी शुजात साहब ने एक और बात बड़ी ढंग की है, वो ये कि कुछ लोगों की अना जो है वो पाकिस्तान की अना से भी ऊपर चली गई थी। ज़ाहिर है उनका इशारा इमरान खान साहब की तरफ है, और तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी शख्स में इतनी हिम्मत है कि वो ये कहे कि उसकी अना जो है वो पाकिस्तान से भी बुलंद हो गई है। एक और बात जिसका जिक्र बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहे हैं उसके बारे में बहुत गुफ्तगू हो रही है। बहुत कहा जा रहा है कि जमहूरियत की ऐसी तैसी हो गई। ये जितने भी आज़ादी, इज़हार राय और जमहूरियत के मामे हैं ना, मैं इनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आज से नहीं जानता हूँ, इनके मार्ज़ वजूद में आने से भी पहले से जानता हूँ मैं इनको। ये तज़किरा करने से पहले उनको ये सोचना चाहिए कि वो जिनके लिए तराने गाए जाते थे, पुत्र हटाते नहीं बिकते, और अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और शहीदों के बारे में इतने तराने गाए जाते थे, उन्हीं के ऊपर चढ़ दौड़े थे ना आप जनाब। किसने आपको ये राइट दिया था, किसने आपको ये इख्तियार दिया था कि आप शहीदों की यादगारें तोड़ दें, आप कोर कमांडर के घर को रैंसैक कर दें, आप मियाँ वाली के एयर बेस में दाखिल हो जाएं, आप एम आलम का जहाज़ जला दें? वो खुदा के वास्ते, ये आपके बाप का मुल्क है, आप हैं कौन? हु आर यू? तो मैं अब बहुत आगे जाना चाहता हूँ ये कहने में, ये इजाज़त अगर दे दी गई तो इस मुल्क की इकाई का बेड़ा गर्क हो जाएगा, और वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को हमेशा से तोड़ फोड़ का शिकार करने पर आमादा रहती हैं, हम उनके हाथों में खेल रहे हैं। मैंने बहुत मोहतात तरीके से हम उनके हाथों में कहा है, वरना मैं नाम लेके कह सकता हूँ कि कौन कौन खेल रहा है उनके हाथों में। पाकिस्तान को डिवाइड करने की, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की, पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करने की वो इंटरनेशनल साजिश है जिससे हर पाकिस्तानी वाकिफ़ है, चाहे वो भारत वो कॉन्स्पिरेसी हैच करता है, चाहे इसराइल करता है, चाहे अमेरिका करता है, जो भी करता है। पाकिस्तान के हिस्से बखरे करने, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने, IMF को ख़त लिखने वाले ये पाकिस्तान के दोस्त हो ही नहीं सकते। कोई बदतरीन दुश्मन ये काम नहीं कर सकता जो कुछ माशाल्लाह इस अजीबो गरीब किस्म की इनकलाबी पार्टी ने किए थे। अल्लाह ना करे कि कभी कोई दूसरी ऐसी पार्टी है जो इसी किस्म के इकदाम करे, क्योंकि पाकिस्तान की बका है तो हम सब हैं, पाकिस्तान सलामत है तो ये पार्टियाँ भी हैं। खान साहब खुदा के वास्ते अकल का दामन थामे और कुछ ऐसे फैसले कर जाएं जिससे आपकी अना भी सेटिस्फाई हो जाए, आपका वजूद भी कायम रहे, आपकी पार्टी भी इंटैक्ट रहे। लेकिन मेरे हिसाब से इट इज हवाले से मशवरा आप दे रहे हैं, मुझे पहले ये तो बताइए ना कि अभी उनके हाथ में है क्या, जिसके हवाले से आप मशवरा दे रहे हैं कि होश के नाखून लीजिए और कुछ ऐसे, अभी क्या है उनके हाथ में? आप अपना एंटी पाकिस्तान, एंटी आर्मी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट रवैया तर्क करें। सबसे पहले आप जितने इंटरव्यूज बाहर दे रहे हैं ना, एक एक लफ्ज की आपको कीमत चुकानी है। ये मैं आपको इतला दे रहा हूं, ये मैं तबसरा नहीं कर रहा हूं, ये मैं आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन। कोई एक शख्स पाकिस्तान में जो अनगार्डेड गुफ्तगू करेगा, जो अपने मकसद के लिए पाकिस्तान के अदारों की तजलील करेगा, उसे एक एक लफ्ज का हिसाब देना है। ये जहां तक ये गए हैं उससे आगे जाना है उन्हें, ताकि दोबारा ऐसी कोई जुर्रत ना करे। और एज ए पाकिस्तानी आई से विद एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस कि ये जुर्रत दोबारा किसी को नहीं होनी चाहिए कि आप अपने मुल्क की मुसल्लह अफवाज के ऊपर चढ़ाई कर दें। आप देखिए
मिलिट्री डिक्टेटरशिप जब भी आती थी इस मुल्क में, हमने उसको क्रिटिसाइज किया है, हमने उसकी मुखालफत की है, जर्नलिस्टों ने जेलें काटी हैं, जर्नलिस्टों ने कोड़े खाए हैं। वो कॉज अपनी जगह है, लेकिन आपकी पार्टी टूट फूट का शिकार है, आपके ऊपर मुकदमात बन रहे हैं, इसलिए आप फौज के ऊपर चढ़ाई कर देंगे, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन अब देखें ना बुखारी साहब, एक तरफ ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ जो इंटरव्यूज खान साहब की तरफ से दिए गए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे इंटरव्यूज खान साहब की तरफ से दिए गए हैं जिसमें खान साहब ने तसल्ली और तशफी कराने की कोशिश भी जो है वो की है। उन्होंने कहा है कि जी मैं जो है वो कुछ नहीं करूंगा, और पता नहीं क्यों एक खौफ है, एक डर है, अब किस तरह से इस डर को खत्म किया जा सके। तो उनकी तरफ से कुछ इस तरह के इशारे भी दिए गए हैं, या फिर जिस तरह बार बार वो मुज़ाकरात या बातचीत की बात करते हैं, तो ये वाले इशारे भी उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं कि उनकी तरफ से अब चीजें जो हैं वो थोड़ी पॉजिटिव हैं, उनसे बातचीत कर ली जाए तो शायद ये मसले हल हो जाए। तो क्यों नहीं कर ली जाती? अगर कर ले बातचीत तो मेरे ख्याल में अगर तो ये बातचीत अगर तो इस बातचीत का क्या की पेशकश का मतलब इस वक्त अपनी जान बचाना है, अपने ऊपर पड़ने वाला दबाव जो है उसको कम करना है, फिर इन ना मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा और ना ही ये होने चाहिए। क्योंकि वो जो मौके होते हैं, कहते हैं ना कि जब व्हेन यू अपॉर्चुनिटी देन यू आर नाइदर हियर नॉर देयर। मौका जो मुज़ाकरात का था वो उस वक्त था जब दूसरी तरफ से भी इसी ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा था, और आप मुज़ाकरात की टेबल पर आए भी, लेकिन फिर अपनी जिद की खातिर आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, और होने ऑलमोस्ट हुए हुए फैसलों से आपने राह फरार इख्तियार की। तो अब जो है वो आपको अपनी फेट का इंतजार करना पड़ेगा। दो बातें और रह गई हैं इससे पहले कि आप ब्रेक का मुझे धमकी दें। वो ये है कि एक तो अलवी साहब की धमकी देने लगी थी, आरफ अलवी साहब जो है, उनके हवाले से मीडिया में बहुत कुछ कहा जा रहा है कि जी वो उन्होंने खान साहब की मर्जी के बगैर उस कानून पर दस्तखत कर दिए हैं, और ये कि इमरान खान साहब और उनके बीच नाराज़गी चल रही है। यकीनी तौर पे जो कुछ अलवी साहब ने आज तक इमरान खान साहब के कहने पर किया है, अलवी साहब को भी उसकी कीमत चुकानी है। ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। उनकी आइंदा नस्ल में भी कोई उनके ऊपर किसी अहम ओहदे के लिए एतबार करने नहीं जा रहा, क्योंकि उन्होंने उमर सरफराज चीमा ने एज गवर्नर जो गंद डाले हैं, वो मेरा ख्याल है किसी भी दुनिया की जमहूरियत में बदतरीन किस्म की मिसालें देने के लिए जो है वो शायद मौजूद रहें। अदरवाइज़ इन्होंने कोई अच्छा शगुन नहीं छोड़ा। तलाल चौधरी साहब, आपको पता है, ही इज़ ए यानी लाउड माउथ कहते हैं कि वो बड़ा खुल खुला के बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि जी 9 मई के जो वाकयात हैं, यानी आप नाराजगी की खबर को कंफर्म करें। खान साहब ने तो तरदीद की है नाराजगी की खबरों की, उन्होंने कहा कोई नाराजगी नहीं है उनकी जो है वो सदर साहब से। खान साहब पहले समन कर लिया करते थे उनको, कोई एक ऐसा फैसला जब उन्हें करना होता था तो वो समन करते थे और वहां से वो कान दबा के फौरी तौर पे भागते थे और ज़मान पार्क आ जाते थे। ठीक। अब वो काफ़ी दिनों से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, और जिस तरह की अब फीलिंग दोनों के बीच है, मुझे नहीं लगता कि जल्द उनकी कोई मुलाकात उनसे होने वाली है। जी सही, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जी, यहाँ पे ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से, जहां पर इंक्वायरी कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज उठा दिया है। बुखारी साहब, यहां पर भी हम देख रहे हैं कि मामला जो है वो लटका हुआ है, एतराजात उठाए जा रहे हैं पहले हुकूमत की तरफ से, और उसके बाद अब इंक्वायरी कमीशन ने भी जो है इस बेंच पर एतराज उठा दिया है। तो ये केस तो आगे बढ़ता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। असल में बात यह है कि हमने ना पाकिस्तान की तारीख में मिलिट्री को 1960s में हुआ वो सुना, फिर 1970s में हुआ वो सुना, फिर हमने 1999 में हुआ वो सुना। अब इस वक्त कौम एक नया जुडिशल कू देख रही है। आप देखिए किस तरीके से, किस बदतरीन तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है स्प्लिट है, और इस स्प्लिट का जिम्मेदार जो है वो खुद इसका चीफ जस्टिस है, कोई और नहीं है। उनकी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी ये थी कि वो अपनी इस आला अदलिया के फोरम को इंटैक्ट रखते, यूनाइटेड रखते, ताकि फैसले सही होते। अब पार्टीबाजी हो रही है, आप देखें आला अदलिया के अंदर बैठ के। दिस इज़ ए फनी सिचुएशन दैट वी हैव नेवर सीन इन आवर लाइफ टाइम। जी, दूसरी बात जो इससे पहले कि आप मुझे धमकी दें कि मैं प्रोग्राम खत्म करने लगी हूँ, वो है बात करनी शेख रशीद साहब। नहीं, खत्म नहीं करने लगी। शेख रशीद साहब को किस तरह से मिस किया जा सकता है? उन्होंने एक वीडियो जारी की है बुखारी साहब, वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है और उनके घर के दरवाजे तोड़कर घुसे हैं सिक्योरिटी एहलकार, और वहां पर मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, लेकिन वो खुद घर पे नहीं थे। पहले तो मैं देखना ये चाहता हूँ, एक मामला है। पहले तो मैं ये देखना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ शेख साहब से
कि वो आप तो इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े थे, आप अपने बिल से बाहर ही नहीं निकल रहे, चूहे की तरह आप छुप के बैठे हुए हैं। आप इतने इतने बड़े नारे आप लगाते थे, गिराओ जलाओ, उसको हाथ लगाया तो क़यामत आ जाएगी, उसको हाथ लगाया तो तारीख याद रखेगी। और आप हैं कहाँ? बाहर निकले अपने बिल से, आके उनको कोई तसल्ली दे। खान साहब काफ़ी तन्हाई का शिकार हैं इस वक्त। और एक बात मैं और बता दूँ, ये शेख साहब जैसे लोग जो है ना, ये हर रजीम में पाए जाते हैं। खुद शेख साहब भी हर रजीम में पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन्होंने नवाज शरीफ साहब से हासिल किए। वो बड़ा अतरा के कहते हैं कि मैं 14 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ। उनसे ये पूछे 12 दफ़ा किसके वज़ीर थे आप? शर्म आनी चाहिए यार। यही हाल इमरान खान साहब का भी है। इमरान खान साहब ने किसकी खुशामद नहीं की? यूसुफ रज़ा गिलानी से लेके नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ से लेके जनरल मुशर्रफ। यार किस किस के ऊपर जिसको आप उठा के देखें वही आपको एक अजीबो गरीब किस्म का किरदार बन के सामने आता है। ये इतने बड़ी बड़ी बातें करने वाले, मुंह खोल खोल के खान साहब जिस लहजे में बात करते थे, जरा उनकी हालत देखें आप। ये कुदरत का कानून है। ये कानून मैं और आप नहीं बनाते हैं। ये जो हर शख्स को जिसको अरूज है, उसको जब वो गलती करेगा उसको जवाल है। और ये मंजर आजकल हमारे सामने बिल्कुल खुला पड़ा है। और मेरे ख्याल से हमारे जो नाजरीन हैं वो इस बात से इतफाक़ करेंगे कि इज़्ज़त देना और इज़्ज़त छीन लेना ये अल्लाह ताला का एक्ट है। और इस वक्त पीटीआई की जो हालत है, खुदा ना करे कि किसी पार्टी का वो, मैं एक शेर याद करके आया था, मुझे आप एक तो शेर नहीं बोलने देती, वो अभी सुनाना बहुत ज़रूरी है। महबूब की गलियों से ज़रा झूम के निकले, आशिक का जनाजा है ज़रा ज़रा धूम से निकले। तो पीटीआई जितनी धूम से बनी थी, जिन्होंने बनाई थी, आज उतनी ही धूम धड़के से ये जनाजा उठ रहा है। लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। लोग तो जनाजों में आते हैं शिरकत के लिए, ये वाहद जनाजा जिससे लोग जो है भाग रहे हैं। ये फरार जारी रहेगा। खान साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम इज़ नॉट ऑन योर साइड। स्टैंड अप एंड टेक करेक्ट डिसीजंस। सही जी बुखारी साहब, आज के लिए फिलहाल शो से इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, तब तक के लिए अपना अल्लाह।